कभी कभी इंसान जब कुदरत से खेलता है तो उसे इसका अंजाम कई गुना ज्यादा खौफनाक झेलना पड़ता है। और जापान के एक छोटे से द्वीप पर जो हुआ वो इस बात की सबसे डरावनी मिसाल बन गया। सोचिए, एक ऐसा द्वीप जो कभी हरियाली से भरा था, जहां किसान अपने खेतों में मेहनत करते थे, बच्चों की खिलखिलाहट गूंजती थी और जिंदगी सुकून से चलती थी। लेकिन फिर आया जहर, ऐसा जहर जो न मिटा न रुका। ये कहानी है जापान के अमामी ओशिमा द्वीप की, जहां एक जहरीला दुश्मन रात के अंधेरे में सरसराता था, हाबू सांप। इतना खतरनाक कि एक बार काट ले तो कुछ ही घंटों में इंसान तड़पते हुए दम तोड़ देता। सरकार परेशान थी, लोग डरे हुए थे और गांव खाली हो रहे थे। ऐसे में एक अजीब सा उपाय निकाला गया। भारत से लाए गए कुछ नेवले। सोच थी कि नेवला आएगा, सांपों को मारेगा और समस्या खत्म हो जाएगी। लेकिन जो हुआ उसने पूरे जापान को झकझोर कर रख दिया। नेवले आए जरूर और सांपों से लड़े भी, लेकिन उन्होंने सिर्फ सांपों पर ही हमला नहीं किया। वो हर उस जीव पर टूट पड़े जो उनसे कमजोर था। स्थानीय पक्षी, छोटे जानवर, यहाँ तक कि कुछ दुर्लभ प्रजातियां भी उनके शिकार बन गईं। ये द्वीप अब एक जैविक युद्ध का मैदान बन चुका था। नेवले दिन में शिकार करते थे और हाबू सांप रात को, यानी अब खतरा 24 घंटे का हो गया था। आज भी जापान की सरकार और वैज्ञानिक संस्थान इस प्रयोग को एक दर्दनाक चेतावनी की तरह याद करते हैं कि जब भी हम प्रकृति से छेड़छाड़ करें तो एक बार नहीं 100 बार सोचें। जब एक द्वीप की शांति जहर में डूबने लगी, जापान की सरकार एक ऐसी मुसीबत में फंस चुकी थी जहां किसी भी दिशा में हल नहीं दिख रहा था। अमामी ओशिमा द्वीप पर हाबू सांपों ने इतना आतंक फैला रखा था कि रोजमर्रा की जिंदगी ही थम गई थी। लोग खेत छोड़ने लगे थे, जानवर मर रहे थे और बच्चों के खेलने की जगह जहर की गलियों में बदल चुकी थी। सरकार ने तत्काल एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई। इस बैठक में एक ऐसा प्रस्ताव आया जिसने सबका ध्यान खींचा। अगर इंसान हार रहा है तो क्यों न कुदरत से ही मदद ली जाए। एक वैज्ञानिक ने सुझाव दिया कि ऐसे जीव को लाया जाए जो इन जहरीले सांपों से ना डरता हो न उन्हें बख्शता हो। बहसें हुई, रिपोर्ट्स बनी और अंत में फैसला हुआ, नेवले लाए जाएंगे। नेवला एक ऐसा शिकारी जिसे सांपों का जानी दुश्मन माना जाता है। इतिहास गवाह है कि जब भी नेवला और सांप आमने सामने हुए हैं, मैदान नेवले का ही रहा है। उसकी फुर्ती, साहस और शरीर में मौजूद विशेष जैविक रक्षा प्रणाली, इन सब का मुकाबला ज्यादातर सांप नहीं कर पाते। खास बात यह थी कि नेवले को हाबू जैसे खतरनाक सांप का जहर भी नुकसान नहीं पहुंचाता। वो न सिर्फ सांप को मारता है, बल्कि कई बार तो बिना किसी भूख के सिर्फ अपनी लड़ाकू प्रवृत्ति के चलते हमला कर देता है। लेकिन एक बड़ी अड़चन थी, नेवला जापान की प्रकृति का हिस्सा नहीं था। वो जीव था भारत, नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसी गर्म जलवायु वाली जगहों का। यानी जलवायु, वातावरण और जैविक श्रृंखला सब कुछ जापान से अलग। फिर भी वैज्ञानिकों ने जोखिम उठाने का फैसला किया। भारत से लाए गए 30 नेवले द्वीप पर छोड़े गए। उम्मीद थी कि वो सांपों को खा जाएंगे, चूहों से खेतों को बचाएंगे और अमामी ओशिमा को फिर से जीवंत बना देंगे। शुरुआत में सब कुछ योजना के अनुसार लग रहा था, लेकिन कुछ सालों बाद एक चौंकाने वाला सच सामने आया। नेवले सांपों में दिलचस्पी ही नहीं ले रहे थे। हैरानी की बात यह थी कि हाबू सांपों की संख्या घटने के बजाय और बढ़ने लगी थी। जांच हुई तो पता चला असली वजह थी शिकार का समय। हाबू सांप शिकार पर निकलते थे रात के अंधेरे में, जबकि नेवले दिन की रोशनी में एक्टिव रहते थे। मतलब ये दोनों शायद ही कभी आमने सामने आते थे। अब हालात बद से बदतर हो गए थे। नेवले जंगल के छोटे जीवों, पक्षियों और अंडों पर टूट पड़े थे। जैविक संतुलन पूरी तरह से बिगड़ने लगा था। 30 की संख्या से शुरू हुआ उनका कारवां कुछ ही दशकों में 30,000 से ज्यादा हो चुका था। जो जीव कभी उम्मीद के प्रतीक थे, अब आफत का दूसरा नाम बन चुके थे। नेवले तो आए थे रक्षक बनकर, लेकिन कब विनाश के वाहक बन गए किसी को पता ही नहीं चला। दिन की रोशनी में जब नेवले और हाबू सांप आमने सामने आते भी थे, तब भी वो वही जुनून और आक्रामकता नहीं दिखा पा रहे थे जिसकी उम्मीद वैज्ञानिकों ने की थी। नेवले जैसे बिना रुके सांपों का शिकार करेंगे, वो कल्पना सिर्फ कल्पना ही बनकर रह गई। और यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा अध्याय जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। जब नेवले को दिन में सांप नहीं मिले तो उन्होंने अपने शिकार की दिशा बदल दी। अब उनकी नजर उन मासूम जीवों पर जा टिकी जो पहले कभी इस द्वीप की पहचान थे, खासकर द्वीप की दुर्लभ प्रजातियों के खरगोश, जो अब धीरे धीरे उनकी भूख का शिकार बनने लगे। नेवले पेड़ों पर चढ़ने लगे,
पक्षियों के अंडों को चुराकर खा जाते, जिससे उन पक्षियों की पीढ़ियां तक खतरे में आ गईं। प्राकृतिक संतुलन पूरी तरह बिगड़ने लगा। स्थानीय लोग ये बदलाव अपनी आंखों से देख रहे थे। कुछ पक्षियों की आवाजें सुनाई देना बंद हो गई थीं, कुछ जानवर अब दिखते ही नहीं थे। ऐसा लगा मानो नेवले सिर्फ जीवों को नहीं खा रहे थे, बल्कि द्वीप की आत्मा को निगल रहे थे। वैज्ञानिक अब स्पष्ट रूप से देख पा रहे थे कि यह प्रयोग विफल हो चुका है। सांपों का संकट तो कम नहीं हुआ, लेकिन नेवला अब स्वयं एक आपदा बन गया था। अब शुरू हुई एक नई जंग, इंसान बनाम नेवला। इस बार सरकार को अपनी ही बनाई हुई गलती को सुधारना था। द्वीप को बचाने के लिए नेवलों की आबादी पर लगाम लगानी जरूरी थी। एक बड़े स्तर पर नेवला नियंत्रण अभियान की शुरुआत हुई। स्थानीय निवासियों को भी इस जंग में शामिल किया गया। लोगों ने फंदे लगाए, विशेष रूप से प्रशिक्षित कुत्तों की मदद ली गई। लेकिन नेवले छोटे, तेज और चतुर थे। उन्हें पकड़ना आसान नहीं था। इसीलिए जापान की सरकार ने एक नई रणनीति अपनाई। जहां जहां नेवले अक्सर दिखाई देते थे, वहां गुप्त कैमरे लगाए गए। उनके मूवमेंट को रिकॉर्ड किया गया, उनकी रोजमर्रा की आदतों को समझा गया। इसके आधार पर उनके लिए स्पेशल ट्रैप्स तैयार किए गए। ऐसे ट्रैप्स जो दिखने में आम लगते, लेकिन नेवलों को चकमा देकर उन्हें फंसा लेते। यह एक लंबी और थकाऊ लड़ाई थी, लेकिन इस बार दांव पर सिर्फ इंसानी जीवन नहीं था, बल्कि पूरी जैव विविधता, एक पूरा द्वीप और प्रकृति का संतुलन था। जिन इलाकों में नेवलों की संख्या बेकाबू हो चुकी थी, वहां एक अलग रणनीति अपनाई गई। खाने में जहर मिलाया गया ताकि वे खुद उसी लालच का शिकार बने जिससे उन्होंने पूरे द्वीप को जकड़ लिया था। सरकार ने इस अभियान को सफल बनाने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित कुत्तों की टीम बनाई, जो नेवलों की गंध पकड़कर उनके छिपे ठिकानों तक पहुंच जाते थे। हर रात जैसे ही अंधेरा छाता, ये टीमें निकल पड़तीं, जंगलों में, खेतों में, बस्तियों के पास एक अदृश्य दुश्मन को खोज निकालने के लिए। ये काम एक दिन या एक महीने में पूरा नहीं हुआ, सालों लगे। लेकिन आखिरकार 2018 में जापान सरकार ने आधिकारिक तौर पर अमामी ओशिमा को नेवला मुक्त क्षेत्र घोषित कर दिया। करीब 40,000 नेवले या तो पकड़े गए या मारे गए। सुनने में यह सब कुछ निर्दयी लग सकता है, लेकिन जब सच ये हो कि इन नेवलों की वजह से 15 से ज्यादा स्थानीय प्रजातियां विलुप्ति के कगार पर पहुंच चुकी थीं, तो विकल्प क्या बचता? और जो सबसे बड़ा सवाल है, क्या नेवलों की कहानी यहीं खत्म हो गई? नहीं, क्योंकि नेवले तो चले गए, पर उनके छोड़े घाव अभी भी ताजा हैं। जिन प्रजातियों का संतुलन बिगड़ा, वो अब भी पूरी तरह लौट नहीं पाई। द्वीप की जैव विविधता धीरे धीरे जरूर ठीक हो रही है, लेकिन आज भी वो पहले जैसी नहीं हो पाई है। ये घटना सिर्फ एक किस्सा नहीं है, यह एक सीख है। सीख यह कि जब इंसान प्रकृति के नियमों से छेड़छाड़ करता है, तो हल नहीं, बल्कि नई मुसीबतों को बुलावा देता है। तो ये थी अमामी ओशिमा की वो सच्ची कहानी, जिसने हमें बताया कि प्रकृति को हराने की कोशिश में हम अक्सर खुद को ही हारने पर मजबूर कर देते हैं। अगर आपको यह कहानी सोचने पर मजबूर करती है, तो वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसे ही अनसुने, सच्चे और जरूरी किस्सों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और असाधारण लेकिन सच्ची कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, प्रकृति से टकराने की नहीं, उसे समझने की जरूरत है। धन्यवाद।